हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इसमें चैनल में एलटी की सीरीज चल रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं पेडागोगी का फर्स्ट जो आपका यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक एजुकेशन एंड फिलॉसफी, साथ ही साथ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी यानी कि शिक्षा तथा दर्शन, और साथ ही साथ शिक्षा और दर्शन में आपस में क्या संबंध है। इस टॉपिक में अलग अलग फिलोसोफर्स वगैरह या ये सारी चीज़ें क्या क्या कही गई हैं, उनसे रिलेटेड अंतर संबंधित बातें हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। दूसरा है हम समझेंगे शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, साथ में समझेंगे दर्शन और शिक्षा का संबंध, और फिर लास्ट में इन सबको क्या कर देंगे, समराइज कर देंगे, फाइनल पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दर्शन का अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। दर्शन शब्द दृश धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना। ये एक आपको यहाँ पर को वाक्यांश भी दिया गया है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए अथवा जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाए वह दर्शन है। देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी क्या है, फिलॉसफी है, सबने अलग अलग स्टेटमेंट्स इसमें कही है, लेकिन दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर जीवन जगत और जगदीश्वर से संबंधित प्रश्नों का सही और सत्य उत्तर प्राप्त करने का प्रयास ही ज्ञान की शाखा में किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो आप देख रहे हैं और वो देखना जो आपको सत्यता की खोज में या सत्य तक पहुंचा दे, वही क्या है, दर्शन है। तो दर्शन शब्द जो है हिंदी शब्द में इसका नाम है दर्शन, अंग्रेजी भाषा में इसका नाम है फिलॉसफी। फिलॉसफी शब्द का क्या है, पर्यायवाची। पर्याय का मतलब आप समझते हैं। इसके बाद अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द की व्युत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा से। तो पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन देखे जाते हैं कि बताइए ये शब्द कहाँ से है। तो ये कहाँ से है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलॉस तथा सोफिया से हुई है। फिलॉसफी किससे मिलकर बना है, फिलॉस तथा सोफिया से, जो कि ग्रीक भाषा के आपके कहे शब्द हैं। साथ ही साथ फिलॉस का अर्थ है प्रेम या अनुराग, और सोफिया का अर्थ है विद्या का ज्ञान, यानी कि प्रेम या अनुराग के साथ साथ विद्या का ज्ञान। ठीक है, इस प्रकार फिलॉसफी शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान के प्रति प्रेम क्या है, वही क्या है, दर्शन है या फिलॉसफी है। इंग्लिश में फिलॉसफी, हिंदी में दर्शन। अब बात करते हैं कुछ परिभाषाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं एलटी के दृष्टिकोण से, क्योंकि आजकल परिभाषाएं पेपर में ट्रेंड है, आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु के अनुसार दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यानी कि अरस्तु ने ऐसा कहा है कि परम तत्व है कोई, उसका यथार्थ स्वरूप ही क्या है, उसकी जांच करना दर्शन है। बात करते हैं प्लेटो के अनुसार। तो प्लेटो ये कहते हैं पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही क्या करना क्या है, दर्शन है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर अरस्तु ने ऐसा कहा है कि परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करना, यानी कि जांच शब्द आ जाएगा अरस्तु के उसमें। जबकि प्लेटो की बात करे जाए तो प्लेटो ने क्या कहा है, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं शिक्षा का अर्थ। अब देखिए, शिक्षा का अर्थ पहले हम समझ लेते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सीखना, सिखाना या आरंभ करना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, अथवा एक ऐसी प्रक्रिया जिसे व्यक्ति आभास द्वारा सीखता है। हिंदी का शब्द ये जो शिक्षा है, ये शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्याय है। और याद रखिएगा, एजुकेशन शब्द क्या कौन सा शब्द है, ये व्युत्पत्ति में लैटिन भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, फिलॉसफी ग्रीक भाषा का शब्द है, फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है, जबकि शिक्षा शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और एजुकेशन शब्द से, एडुकेटम से इसकी क्या हुई है, व्युत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है सीखना, सिखाना, पढ़ाना, सिखाने की क्रिया इत्यादि। इसके साथ साथ मैं एक चीज आप लोगों को और बताना चाहूंगी, ये याद रखिएगा, शिक्षा की जो 3-4 डेफिनेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने का आपका क्या है, माध्यम है। साथ ही साथ दो लोगों के बीच में दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में आपस में अंतर संबंधित क्रियाओं से भी क्या करता है, इंसान सीखता है। ठीक है, इंटरेक्शन भी है। ये सब चीजें आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको, ये जरूर बताते रहिएगा कमेंट सेशन में। इसके बाद बात करते हैं और परिभाषाओं की। सुकरात के अनुसार, जैसे इंग्लिश में सोक्रेट भी आप जानते हैं नाम से, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मानव मस्तिष्क से अध्यक्ष रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाने। अर्थात सुकरात ये कहते हैं कि शिक्षा का जो अर्थ है, देखिए मानव के मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य होती हैं।
तो वो संसार के बारे में बहुत सारी चीजें हमारा दिमाग क्या करता रहता है, सोचता रहता है, इमेजिनरी वर्ल्ड में चलता रहता है, वह है। जबकि अरस्तु के अनुसार शिक्षा मानवीय शक्ति का, विशेष रूप से मानसिक शक्ति का क्या करती है, विकास करती है, जिसमें मानव परम सत्य शिवम सुंदरम का क्या करता है, चिंतन करता है। ये आप अगर आर लाल की आपने किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें भी परम सत्य सुंदरम का क्या करा था, शुरुआत में ही उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, एजुकेशन एंड फिलोसफी की जो बुक हुआ करती थी हमारी बीएड की, उसमें दिया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो हमारा दूसरा वाला टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, वो है दर्शन और शिक्षा के बीच में संबंध। सबसे पहली बात करते हैं, दर्शन और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है फिलॉसफी एंड एजुकेशन की। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो जीवन के उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। यानी कि देखिए, शिक्षा के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने जीवन पर्यंत एक तो सीखते रहते हैं, ऊपर से अपने जीने की कला भी हमें शिक्षा सिखाती है। परंतु जीवन के उद्देश्य में एक रूपता नहीं होती। आपको पता है, जीवन जो है यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म नहीं होता है कहने का मतलब एक जैसा नहीं चलता है, चेंजेस आते रहते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर लाइफ में। देश काल समय परिस्थिति विचारों के अनुसार जो जीवन के उद्देश्य होते हैं वही शिक्षा के भी उद्देश्य बन जाते हैं। देखिए, ऐसा होता है, इसका एक फॉर एक एग्जांपल लेते हैं। हम लाइफ में क्या करते रहते हैं, पहले हम जब हम बहुत छोटे से हैं, हमने नर्सरी एलकेजी पढ़ी, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए। उसके बाद हम एजुकेशन लेते हैं, अपने अपने ज्ञान के अनुसार या अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार हम एजुकेशन में बढ़ जाते हैं। फिर उसी इंसान हमारे जीवन की दिनचर्या बढ़ जाती है, फिर उसी के अनुसार हम लोग क्या लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। यानी कि जैसा जीवन का तरीके से आप जीना चाहते हैं, जिस चीज़ में आपको ढालते हैं, उसके अनुसार आप लोग क्या लेते जाते हैं, शिक्षा लेते जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि शिक्षा केवल स्कूली माध्यम से ही ली जाए, ये स्कूल से हटके भी ली जा सकती है। बात करते हैं दर्शन और पाठ्यक्रम की, यानी कि फिलॉसफी एंड सिलेबस या करिकुलम यहाँ पे वर्ड यूज करना ज्यादा सही रहेगा। तो शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में आपको पता है शिक्षा के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, एक आता है विद्यार्थी, एक आता है टीचर, और तीसरा आता है आपका करिकुलम या पाठ्यक्रम। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे जनों, देखिए आपने पढ़ी भी हैं बहुत परिभाषाएं। किसी ने कहा है ये शिक्षा क्या है, 2 फेजेस है, किसी ने कहा है 3 फेजेस है, 2 पोलर है, बाईपोलर है या ट्राईपोलर है, इस तरीके से। ठीक है, तो यदि पाठ्यक्रम का नियोजन व्यवस्थित रूप से होता है तो शिक्षा अपने उद्देश्य में प्राप्त करने में सफल होती है। यानी कि अगर पाठ्यक्रम अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से करा जाएगा तो शिक्षा क्या हो जाएगी, सफल मार्ग में जाएगी। पाठ्यक्रम के निर्धारण में दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। दर्शन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं की संतुलित अध्ययन कर एक संतुलित विचारधारा की क्या करता है, खोज करता है। यानी कि अलग अलग विचारधाराएं जो होती है उनको मिला के एक तत्व जो मिलास में प्राप्त होगा उसके बारे में बात करता है आपका दर्शन। इसके बाद बात करते हैं दर्शन और शिक्षण की विधियां, यानी कि फिलॉसफी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। दर्शन का शिक्षा विधियों से घनिष्ठ संबंध है। देखिए, शिक्षा की जो विधियां होती है ना, वो दर्शन आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। अच्छा, कैसे? जीवन के आदर्शों की प्राप्ति के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाए, यह दर्शन का विषय है। देखिए, आप लोग अभी आगे जाके बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद पढ़ेंगे, प्रयोजनवाद पढ़ेंगे, आप अलग अलग तरीके के, हमको इसमें क्या पढ़नी है, प्रोसेसेस पढ़नी है। कैसे? उसमें बताया जाएगा, वो भी दर्शन ही है उसमें, लेकिन ये बताया गया है कि जीवन जीने का तरीका कैसे हो। जैसे रूसो कुछ और कहते हैं, रूसो कहते हैं बैक टू नेचर, इस तरीके से विवेकानंद जी का कुछ अलग है मानना। तो ये जो है सबकी अलग अलग जीवन जीने की क्या है, तरीके हैं। ठीक है, तो दार्शनिक विचारों का प्रभावी पाठ्य पुस्तकों पर भी पड़ता है। पुस्तकों के माध्यम से ही बालकों में वांछित आदर्शों के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए पाठ्य पुस्तकें जो है करिकुलम के अंदर आ गई। इसलिए पुस्तकों का चयन करते समय यह देखना आवश्यक है कि समकालीन विचारों और आदर्शों के अनुकूल है या नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो खाली क्या है, आपकी पाठ्य पुस्तकों में लिखा हुआ है, उसका तत्व का सार कुछ नहीं घुस रहा है अंदर। मतलब कहने का मतलब यह है, वो विचारों आदर्शों के अनुकूल के साथ साथ समकालीन भी होनी चाहिए। इसलिए तो टाइम के साथ साथ किताबें अपडेट होती रहती है। आप ध्यान दे रहे होंगे, एनसीईआरटी की जो किताबें थी, पुरानी किताबें उठा के देख लीजिए, इतने सारे चैप्टर हुआ करते थे, अब वो लोग रिड्यूस कर करके कम करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी अगर आप वो कोई 12th का बच्चा पेपर देने बैठ रहा है तो उसको लग रहा है कि उसके हिसाब से पेपर टफ आ रहा है। मतलब जैसा हमें भी लगा करता था अपने अनुसार। क्यों? क्योंकि समकालीन रूप से कुछ ना कुछ चेंजेस भी उसमें किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या है, किताबों में भी ये सब चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दर्शन और शिक्षक, फिलॉसफी एंड टीचर। ठीक है, देखिए आपको पता है शिक्षा जो है हमारे राष्ट्र की जड़ है। ठीक है, जितना हमारा देश शिक्षित होगा उतना हमारा समाज भी शिक्षित होगा, उतना हमारा
हम पूरे दुनिया में क्या होंगे, जाने जाएंगे। ठीक है, और शिक्षक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख अंग है। शिक्षण की सफलता शिक्षक की योग्यता पे भी निर्भर करता है। बालक के ऊपर शिक्षक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा छोटा होता है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं स्पेशली, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, मिड के चाइल्डहुड की स्टेज के बारे में बात कर रही हूँ, अगर उसका टीचर अगर अच्छा पढ़ाता है ना, तो बच्चे का आइडियल होता है। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। तो मतलब अगर शिक्षक एक प्रभावी, शिक्षक का जो तरीका है अगर वो प्रभावी हो, रुचिकर हो, तो बच्चा भी क्या करता है, उसको अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करता है, असिमिलेट, आत्मसात करने की कोशिश करता है कि हाँ मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। तो प्रत्येक शिक्षा के अपने निश्चित विचार, सिद्धांत, मान्यताएं और साथ ही साथ क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। ठीक है, तो देखिए, चाहे शिक्षा आदर्शवादी हो यानी कि आइडियलिज्म, बात करेंगे हम इस पे, अस्तित्ववादी भी हो सकती है, निराशावादी भी हो सकती है, सकारात्मक, नकारात्मक या भौतिकवादी, किसी भी तरीके की हो, लेकिन इन आदर्शों का विद्यार्थी और शिक्षक समस्याओं, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण अनुसार शिक्षा प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा जो है अलग अलग प्रकार की हो सकती है और बच्चे का जो पढ़ने का माध्यम है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन सबका फर्क कहाँ पड़ता है, इन सबका फर्क पड़ता है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था होगी आगे जाके। क्यों? क्योंकि आज का जो बच्चा है, जो बहुत छोटा है, जिसका नैतिक विकास अभी हो रहा है, कल वो जाके एक अच्छा नागरिक बनेगा। आज का जो बच्चा है, जिसको बहुत सारी चीजें पता है, जो बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहा है कि हाँ, मैथमेटिकल चीज़ें ऐसी होती हैं, इकोनॉमिकल चीज़ें ऐसी होती हैं, वो कल जाके हमारे देश के विकास में कहीं ना कहीं क्या देगा, सहयोग प्रदान करेगा, इस तरीके से। तो शिक्षक की यह विचारधारा और आदर्श दर्शन ही जीवन से निकलते हैं, इसलिए दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षक का कार्य नहीं चल सकता। इसलिए फिलॉसफी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दर्शन और मापन। जिस प्रकार दर्शनीय शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि को प्रभावित किया जाता है, उसी प्रकार शिक्षा के अन्य महत्वपूर्ण अंग मापन को भी प्रभावित किया है। इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए, दर्शन और मापन कहने का मतलब ये है, देखिए, मापन यानी कि मेजरमेंट, मेजरमेंट का टूल है क्या हमारे पास? किससे पता लगाया जा सकता है कि क्या बच्चा जो है वो तरक्की कर पा रहा है, क्या बच्चा जो है वो पहले से बेहतर बन पा रहा है? तो वो क्या है, आप जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, आप पूरा जो, देखिए, पाठ्यक्रम में खाली ध्यान दीजिएगा कि ये जो करिकुलम की मैं बात कर रही हूँ, उसमें सिलेबस नहीं आता, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें शिक्षक के द्वारा बच्चे को सिखाई जाती हैं। तो बच्चा कितना सीख पा रहा है उस अनुसरण के दौरान, या कितना उस पर प्रभाव वो चीज डाल पा रही है, कितना गहन प्रभाव उस चीज को पे पड़ रहा है, यह है दर्शन और मापन। ठीक है, इसके साथ साथ यदि शैक्षिक मापन को अधिक प्रभावशाली कार्य करना है, यदि आपकी टीचिंग को आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, बहुत अच्छा उससे काम करवाना है, तो आपको क्या होना चाहिए, खाली टेक्निकल बातें नहीं करनी चाहिए, आपको चीज़ों के पीछे के लॉजिक भी बताने चाहिए कि इसलिए हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हम दो चीज़ को आपस में, हमने क्या करा, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लिए और कंघी से अपने बालों को घिसा और कागज़ की तरफ लाए, तो वो चिपकने लगते हैं। तो देखिए, आप खाली बच्चे को ऐसा बताएंगे कि दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है, आवेशन होता है, तो बच्चों को समझ में नहीं आएंगी ये चीज़ें, चार्जिंग होती है, बच्चों को ये चीज़ें डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगी। लेकिन यही चीज़ अगर आप उसको करके दिखा देंगे ना, तो उसे लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। तो ये कहने जा रहा है कि चीज़ों को टेक्निकल बताने से, मतलब चीज़ों को खाली मुंह से बताने से अच्छा है आप उसे करके दिखा दीजिए टेक्निकली। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दर्शन और विद्यालय, फिलॉसफी एंड स्कूल। विद्यालय के बाह्य रूप के विषय में भी दर्शन विचार करता है। देखिए, आपको पता है विद्यालय भी क्या है, बहुत ज्यादा अब क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, आदर्शवादी विद्यालय के अगर बारे में हम बात करें, तो वो क्या होना चाहिए कि खाली बाहरी रूप से सुंदर हो या इस तरीके का हो, ध्यान दीजिएगा, खाली इस पे ही नहीं, वो क्या करता है, आंतरिक रूप से यानी कि अंदर से क्या हो, बच्चे के अंदर से सांस्कृतिक गुण आए, बच्चे के अंदर से सौंदर्यपूर्ण गुण विकसित हो सके, एस्थेटिक गुण बच्चे में विकसित हो सके, इस पे बल देता है। प्रकृतिवादी ईंट और गारे से बने हुए सुसज्जित विद्यालय भवनों को महत्व न देके प्रकृति के सुरम्य वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने पे बल देता है। मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, रूसो ने एक नारा दिया था, बैक टू नेचर, कि प्रकृतिवाद ये कहता है कि बच्चे को प्रकृति में छोड़ दीजिए। प्रकृति में बच्चे को छोड़ देंगे, वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ काम करना क्या करेगा, खुद सीखेगा, प्रकृति के नीचे सीखेगा, उसके ऊपर भारी दबाव किसी भी तरीके का नहीं होगा। यानी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट तो उन्होंने वही मना कर दी थी जो आपकी धारा 17 में आरटी के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रयोजनवादी जो है संपूर्ण सुविधाओं से युक्त विद्यालय भवनों का निर्माण करना चाहते हैं। प्रयोजनवादी अलग बातें करते हैं। तो देखिए, अलग अलग प्रकार के जो फिलोसोफर्स हैं वो अलग अलग बातें करते हैं। ठीक है, इसके बाद उपसंहार यानी कि फाइनल पॉइंट हमारा आ गया है। उपरोक्त विवरणों से हमें ये स्पष्ट होता है कि दर्शन और शिक्षा दोनों एक दूसरे पे क्या है, आश्रित हैं, और दोनों में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। देखिए, बिना शिक्षा के दर्शन नहीं और बिना दर्शन के शिक्षा नहीं, यानी कि एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है, जुड़े हुए हैं।
रॉस का यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हम सुनते हैं ना, जैसे एक सिक्का जो होता है उसमें एक टेल होता है और एक क्या होता है, हेड होता है, इस तरीके से। तो दर्शन का प्रभाव शिक्षा पर और शिक्षा का दर्शन पे अनिवार्य रूप से क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा को पूर्णता प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे दोनों हाथों के बिना ताली नहीं बज सकती। वो अलग बात है कि किसी ने बहुत सारी अंगूठियां पहनी हुई है तो टक 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 कर सकता है, अदरवाइज दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर रूप से सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है, तो ठोस दार्शनिक आधार के बिना शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा का ढांचा भी निर्मित नहीं हो सकता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, एक आधार होना चाहिए शिक्षा का, कि हमें ये जो गुण है ये बच्चे में लाने हैं। इतनी चीजें हैं, ये हैं जो बच्चे को क्या कर सकती हैं, बेहतर बनाने में उसका सहयोग प्रदान कर सकती हैं, या उसके दिमाग में उसको तार्किक रूप से सोचने में मजबूर कर सकती हैं, या सोचने समझने की क्षमता में विकास कर सकती हैं, ये सारी चीजें। तो इनमें से एक दूसरे को क्या नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। किसे, शिक्षा तथा दर्शन को। तो कैसा लगा आज का ये सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री, और इसे जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेके आएं। थैंक यू।